हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। पीएसएल के एक कामयाब टूर्नामेंट के बाद हमारे साथ हैं अपना पहला एक्सक्लूसिव के लिए पीसीबी के चेयरमैन जनाब नजम सेठी साहब। नजम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको बहुत ही मुबारक हो, मगर ये बताइए, इतना कामयाब टूर्नामेंट आपने किया, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था और सबसे बड़ी मुश्किलात आपके लिए क्या थी? जी, इसमें दो मुश्किलात थी। एक ये था कि एक स्टेडियम जो कि 10 साल से रिपेयर में था, वहाँ बैठने की जगह भी नहीं थी। रूफ जो था वो गिर रहे थे, कुर्सियाँ नहीं थी, कुछ भी नहीं था, टॉयलेट्स नहीं थे। मतलब क्या मैं आपको बताऊँ। एक तो ये चैलेंज था कि इसको 4 महीने के अंदर जब ये फैसला किया कि मैं कराची लाना चाहूँगा, ये चैलेंज था कि उसको 4 महीने में इस स्टेज पे लाया जाए तो लोग 35,000 बंदे शौकीन वहाँ बैठ सकें और सेफ्टी के साथ। दूसरा चैलेंज ये था कि टीम्स को कन्विंस करना, कि लाहौर के लिए तो कन्विंस हो जाती थी मगर कराची के लिए कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम था। और तो ये दो अल्लाह के फजल करम से आवाम की ख्वाहिशात, इतनी दुआएं दी लोगों ने, मेरा ख्याल है कि वो दुआएं कबूल हो गई। तो शहरों के ऊपर जी, अब व्हाट आई मीन इज के अलबत्ता वो इलाका देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, मगर आप खुद जानते हैं कि वहाँ कुछ सियासी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ स्टेटस के बारे में। तो वो देखना पड़ेगा कि इससे ये तो नहीं कि कोई आईसीसी लेवल पे कोई ऑब्जेक्शन ना हो जाए, तो वो देखना पड़ेगा। उसमें फॉरेन ऑफिस को कंसल्ट करना पड़ेगा, पाकिस्तान की हुकूमत को कंसल्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, रमीज राजा की तरफ से उन्होंने कहा कि मेरा अपना ये ओपिनियन है कि पीएसएल को ड्राफ्ट सिस्टम से निकाल के आप ऑक्शन सिस्टम की तरफ ले जाएं तो पैसे भी बड़े मिलेंगे और प्लेयर्स भी अच्छे मिलेंगे। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? नहीं, वी डोंट एग्री। इस फाइनेंशियल मॉडल को बहुत कम लोग समझते हैं, बाहर बैठ के। बहुत बात यह है जी कि जब ऑक्शनिंग की तरफ जाते हैं तो पैसे कम भी मिल सकते हैं और पैसे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। कम मिले तो हमारा भट्टा बैठ जाएगा, और अगर ज़्यादा मिल गए तो फ्रेंचाइज जो ले देगी उसका भट्टा बैठ जाएगा, उसके लॉसेस बहुत बढ़ जाएंगे। हम इसको थोड़ी सी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करना चाहते हैं और कि ये कामयाब है। ज़्यादा पैसे पीसीबी ने बना लिए और फ्रेंचाइजेस के लॉसेस होने शुरू हो गए तो फ्रेंचाइज आगे जाके कहेंगे हमारे तो नुकसान हो रहा है, पीसीबी पैसे बना रहा है, फिर हमारी 7वीं। तो इसलिए हमें सब चीज़ें सोच के करनी पड़ती हैं। बाहर बैठ के बड़ा आसान है, कोई एक प्लान दे देना, दूसरा प्लान दे देना। मगर नजम सेठी साहब, बहुत सारे लोग पूरी पीएसएल को पाकिस्तान में ही देखना चाहते हैं। आप समझते हैं कि हम शायद करीब आ गए हैं उस दिन के कि हम पूरी जो पीएसएल का मैच है, टूर्नामेंट्स हैं, वो पाकिस्तान में कर पाएंगे? जी, पहले तो हमारे पास इतने स्टेडियम्स ही नहीं है इस वक्त जो इस किस्म की टूर्नामेंट विद द इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं ब्रॉडकास्ट की और प्रोडक्शन की और होस्टिंग की और स्पॉन्सर्स की, उसको हम कर सकें। लाहौर इज़ द ओनली वन। मुल्तान मैं समझता हूँ 75%, मगर बड़ा छोटा स्टेडियम है, उसकी इकोनॉमिक्स जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। हम अगर पाकिस्तान लाएंगे तो हम चाहेंगे ना 25-30 हज़ार बंदा तो पे स्टेडियम में आए, वो गेट रिसीट्स तो बने। मुल्तान छोटा स्टेडियम है, वहाँ तैयार तो है मगर छोटा स्टेडियम है। अब पिंडी की हालत ठीक नहीं, कराची में, पेशावर की हालत ठीक नहीं, फैसलाबाद में स्टेडियम ठीक है मगर अगेन छोटा स्टेडियम, बहुत सा काम बाकी है। इस साल हमने ये किया कि हम इनमें से कम 2 या 3 स्टेडियम जो हैं उनको ठीक करेंगे ताकि हम वहाँ मैचेस खिला सकें। दूसरा इशू वही है जो पहले था, सिक्योरिटी वाला। क्या जितनी सिक्योरिटी हमें दी जा रही है प्रोविंशियल हुकूमत, क्या वो फिर 5 शहरों में इतनी सिक्योरिटी हमें दे पाएंगे? तीसरी बात ये है कि क्या अगर और कोई हादसे हो जाते हैं इधर उधर तो क्या फिर हमें सेटबैक होगा कि नहीं होगा? और चौथी बात ये है, और ये भी बड़ी अहम है, कि टेलीविज़न 16-16, 20-20 कैमरेज और उनकी इक्विपमेंट को मूव करना पड़ता है और टाइम नहीं होता उनको सेट करने के लिए।
तो कितने हम प्रोडक्शन यूनिट्स हमको बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे। अभी तो पाकिस्तान में हमने एक प्रोडक्शन यूनिट लाए थे, लाहौर में किया, पाकिस्तान एयरफोर्स के कार्गो के ज़रिए हमने जल्दी से उसको रश किया टू कराची, वहाँ जाके सेट किया। इसीलिए वेस्ट इंडीज़ के लिए हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड रखा है, एक प्रोडक्शन यूनिट आएगा बाहर से और वो उसको कर लेगा। मगर जब दुबई में भी हो रहा होगा और पाकिस्तान में भी हो रहा होगा और 5 जगह पे हो रहा होगा तो इसका कॉम्प्लिकेटेड है। इंशाल्लाह पूरी मेहनत करेंगे। तो इस किस्म के मसाइल हैं, तो ज़रा सब्र कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ज़रूर सब्र हम सबको करना चाहिए। और ये बात आपकी ठीक है कि शायद इस वक्त जिस तरह के नजम सेठी साहब कह रहे थे, वो कैपेसिटी नहीं है कि पूरा वाक़ के अंदर काफ़ी सड़कों को बंद कर दिया गया। अब अगर ये मैचेस ज़्यादा होना शुरू होंगे तो कोई ऐसा सिक्योरिटी प्लान है जिससे शहरियों को भी नुकसान ना हो या उनको भी तंगी ना हो और मैचेस भी, सिक्योरिटी इशू भी ठीक रहे? जी बिल्कुल, ज़रूर होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ऐसे तो मैचेस वैसे भी तवील अरसे के लिए नहीं किए जा सकते। अगर पूरी सीरीज़ करनी है तो पूरे शहर बंद कर देने पड़ेंगे। मसला ये है कि सिक्योरिटी जैसे जैसे बेहतर होगी वैसे वैसे मैचेस बढ़ेंगे, और जैसे जैसे सिक्योरिटी बेहतर होगी कम इनकन्वीनियंस होगा। इस वक्त तो पुलिस, सारी आर्मी सब इन्वॉल्व हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये थिन आउट हो जाएंगे। जैसे जैसे मुल्क में टेररिज्म ख़त्म कम होगी वैसे वैसे सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स कम होंगी। मैं आपको बता दूं कि ये तीनों इदारे बड़े क्लोजली काम कर रहे हैं। बहाली के लिए सब ने हाथ बटाए हैं, सारे मिल के काम कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, एक नेशनल कॉज के लिए कर रहे हैं। मगर आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा बहुत, अब क्योंकि इन्होंने भी सीख लिया, इनको बहुत कुछ इन्होंने सीखा है, इन्होंने अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना लिए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये अगर 8,000 सिक्योरिटी पर्सनल ने लाहौर को किया है और 8,000 10,000 ने कराची को किया है, तो मेरा ख्याल है अगले साल ये 4-4 5-5 हज़ार के साथ हो जाएगा। अगर इस दफ़ा 10 सड़कें बंद की हैं तो अगले साल 4 करेंगे या 5 करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि सिटीजन्स वो भी एक्सेप्ट करेंगे कि ये इस किस्म की डाइवर्जन्स जो हैं ये कम हो जाएंगी और ये नेसेसरी हैं। अभी भी बड़े पेशेंस और सब्र के साथ कराची वालों ने और लाहौर वालों ने सबने ताउन किया है और बड़ी हिम्मत है जी। और मैं सलूट करता हूँ लाहौरियों को और कराचीइट्स को कि उन्होंने खैर मकदम किया। उन्हें एहसास है इस बात का कि ये जो इनकन्वीनियंस हो रहा है थोड़ा सा, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। पाकिस्तान को हम एक दफ़ा फिर दुनिया के नक्शे पे लगा रहे हैं। अच्छा नजम सेठी साहब, आप सारे जो सियासी, सारी तो नहीं मगर जो बड़ी सियासी जमातें उनको तो आप ले आए क्रिकेट के अंदर। तो मैं आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, चूँकि आप भी एक पॉलिटिकल एनिमल हैं, ये बताइए कि क्या इसी तरह की यूनिटी डेमोन्स्ट्रेट करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक निगरान हुकूमत बनाने के लिए? देखिए, अब आप ऐसे सवाल कर रही हैं कि जो कि मैं अपने प्रोग्राम पे करता, आपने गुगली करा दी ना, मुझे कुछ कहा और आप गुगली करा दी आपने सियासी। अब बात यह है कि मैं तो हमेशा ये इसके अंदर पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, इसीलिए मैं शुरू में अपनी हर तकरीर में यही कहता हूँ कि ये किसी एक सियासी जमात का असासा नहीं है, ये पाकिस्तान की कौम का है, किसी एक बंदे का नहीं है, करना नहीं चाहिए। और इसीलिए मैंने सब प्लेयर्स को भी इनवाइट किया था और अपने हाथ से इमरान खान साहब को भी ख़त लिखा था। हमेशा लिखता हूँ, जब भी कोई क्रिकेट का फंक्शन होता है तो मैं उन्हें दावत देता हूँ। मेरी उम्मीद है कि एक दिन मगर कोई जवाब अच्छा नहीं उनका आया, बल्कि आज तो उन्होंने, शायद आपने ये बयान देखा या ना देखा, मगर उन्होंने कह दिया कि जब हम आएंगे तो तब हम क्रिकेट को ठीक करेंगे। तो कभी कोई नरमी नहीं उन्होंने दिखाई आपकी तरफ। चले, मेरा ख्याल है ये, मुझे अफसोस इस बात का कि ये कौमी मफाद में हम काम एक करने जा रहे हैं और वो उसको उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। मगर चले कोई नहीं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, करने दें उन्हें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मेरी मिशन क्या है और मैं अपनी मिशन पे लगा हुआ हूँ। जब वो आएंगे तो देखा जाएगा, पहले देखते हैं कि आते भी हैं कि नहीं, और जब आएंगे तो फिर। मगर ये बताइए कि जो PSL का मैच हुआ था वहां पे कोई क्रिकेट डिप्लोमेसी तो नहीं हुई PPP और PMLN के दरमियान? नहीं, क्या नहीं, कोई नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने दावत दी थी और मैंने गवर्नर्स को भी दावत दी थी, चीफ मिनिस्टर्स को भी, सारे पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर्स को भी दावत दी थी। और उनमें से 2 गवर्नर हजरात आए, KP के गवर्नर
सिंध के गवर्नर आए थे, सिंध चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब को दावत दी, वो आ गए। सिंध चीफ मिनिस्टर ने भी प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया था और दावत दी थी कि आप आइए, मुझे सेठी साहब ने बुलाया, मैं आना चाहूँगा, तो वो भी आ गए। निसार खुड़ो साहब थे वहाँ, और दीगर सिंधी सियासी लीडर्स भी थे। तो वहाँ फिर हम जब बैठे हुए थे तो बिलावल भुट्टो साहब आए, उन्होंने उनकी और प्राइम मिनिस्टर साहब की सलाम दुआ हुई इन अ वेरी कॉर्डियल एटमॉस्फेयर। अच्छा। बिलावल इज़ अ वेरी पोलाइट एंड बहुत पोलाइट और चार्मिंग शख्स। मगर सलाम तक की बात रही। हाँ, नहीं, जाहिर है इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई, और ना ही ये ऐसा कोई मौका था कि होती। वहाँ तो बहुत से लोग बैठे हुए थे, अगर तो वो उठ के अलग कहीं चले जाते तो फिर जाहिर है हम सब शक करते कि क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई है, मगर ऐसी बात नहीं है। ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं बड़े, ही प्लेज विद अ स्ट्रेट बैट, और जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो इतने चार्मिंग हैं कि वो हर एक को ही डिसार्म कर देते हैं, एंड ही वाज हिज यूजुअल चार्मिंग सेल्फ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। अब पीएसएल के मैच से 3 लड़कों को पाकिस्तान टीम ने चुन लिया है। आप जो लड़के निकले हैं पीएसएल टीम में से, किस पे ज्यादा पोटेंशियल देखते हैं? देखिए, ये तो मेरा काम नहीं है ज़्यादा पोटेंशियल देखना, ये तो सिलेक्टर्स का काम है और एक्सपर्ट्स का काम। कहता हूँ कि देखिए, मुझे मैनेज करने दें, ऑर्गेनाइज करने दें, नेगोशिएट करने दें, बारगेन करने दें, फाइनेंशियली इसको साउंड बनाने दें। और जो सिलेक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं क्रिकेट के, क्रिकेटर्स, वो फैसला करें किसको इंक्लूड करना और किसको नहीं करना। इसीलिए जब कामयाबी होती है तो मैं कहता हूँ ये उनकी कामयाबी है, प्लेयर्स की कामयाबी है, सिलेक्टर्स की कामयाबी है, और हमारे कोचेस की कामयाबी है। और जब फेलियर होता है, लोगों का तो दिल करता है वो मेरे पे डाल दे, मगर मैं उसको तस्लीम नहीं करता। फेलियर भी उन्हीं का है। तो इसलिए 3 लड़के निकले हैं, मगर आप याद रखें मुनीज़ कि इससे पहले 4 लड़के निकले थे पीएसएल, और पीएसएल 3 से भी 3 लड़के निकल आए हैं। अब आप सोचिए कितना जखीरा है पाकिस्तान में कि हर पीएसएल से 2 या 3 हीरे निकल रहे हैं। तो आप सोचिएगा कि ट्रॉफी जो जीती है तो आपने ऐसे नहीं जीती है, आपके नया फ्रेश ब्लड आया है, टैलेंट आया है जो कि रुका हुआ था, सारे ब्लॉक हुए थे चैनल्स। और ये पीएसएल इंशाल्लाह आपको अगले 10 साल में ऐसे ऐसे प्लेयर्स देगी कि आप दुनिया के ग्रेट प्लेयर्स को भूल जाएंगे। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि यही हो, और बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जहां पाकिस्तानियों को खुशियां मनाने का एक मौका मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नजम एंड अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलते हैं एक वक्फे की तरफ, और वक्फे के बाद हम आपको लेके जाएंगे और सुनाएंगे एक ऐसी खौफनाक कहानी कोर्ट राधा कृष्ण की जो पसे पर्दा हो गई थी मगर फिर सामने नहीं। आप यकीनन सही कह रहे हैं कि उनकी नफ्सियाती तौर पे भी उनकी एक ट्रीटमेंट करनी चाहिए थी, मगर दूसरी तरफ ये भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि ये जो 20 लोग रिहा हुए हैं उसके अंदर क्या मरकजी मुलजिम भी हैं, जिसके अंदर वो इमाम था मस्जिद का जिसने इस पूरे ग्रोह को रास्ता दिखाया, फिर लोगों को इकट्ठा किया, फिर भट्टे का मालिक था, इल्जाम भी लगाए और इन दोनों को भट्टे की आग के अंदर झुलस डाला। ये जो लोग सज़ा जिनको मिली 2016 में, उनमें वो लोग तो शामिल थे जिन्होंने लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट की कि ये लोग जो हैं इन्होंने कोई है, लेकिन उसके बाद वो जो भट्टा मालिक थे वो इस सज़ा याफ्ता में शामिल नहीं थे। अब ये लोग जो हैं उनको भी बरी कर दिया गया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने बड़ी नाकामी देखी है, ना सिर्फ अपने निज़ाम इंसाफ की अदालत पाया, बल्कि ये जो केस शमा शहजाद का है और जिसको सानहा कोर्ट राधा कृष्ण भी कहा जाता है, ये दुख की और नाइंसाफ़ी की एक लंबी दास्तान है। पहले तो ये मेहनत कश हैं और ये इनका क्योंकि अक़लीती मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो इनका कोई, फिर ये कर्ज़ के चुंगल में फंसते हैं और जबरी मुशक्क़त का काम लिया जाता है। फिर इन पे इल्ज़ाम लगता है तौहीन मज़हब का, और फिर इंसानियत सोच तरीके से इनको जला दिया जाता है। और अब अगर निज़ाम इंसाफ की बात है तो जितने लूप होल्स जिनका सरूप इजाज साहब ने जिक्र किया है उसमें नंबर 1 ये है कि ये मुकदमा दहशत गर्दी की अदालत में चलाया जाता है और दहशत गर्दी के कानून के तहत बनता है, जो कि गलत है। आमतौर पर यह तासुर लिया जाता है, आमतौर पर यह तासुर लिया, जी मैं अर्ज़ करता हूँ
आमतौर पे ये तासुर लिया जाता है कि दहशतगर्दी की अदालत में कोई मुकदमा जाएगा तो उसका फौरी इंसाफ भी होगा और इस तरह से, लेकिन क्योंकि कानून के अंदर पुलिस को ये इजाज़त होती है कि वो अफराद को ज़ेर हिरासत रख सके और रिमांड वगैरह के चक्कर से बच जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जो शहादतें हैं और जो सबूत हैं उसका आला निज़ाम उसके अंदर मौजूद है। लोगों को सजाएं हो जाती हैं, लेकिन जब ये अपील में जाते हैं तो इस तरह से इस केस का यही फैसला होना था। ये दहशतगर्दी की अदालत की बजाय नॉर्मल कोर्ट में नॉर्मल कानून और नॉर्मल तरीके से अगर केस चलता तो फिर इस तरह से प्रोसिक्यूशन में जो कमज़ोरी नज़र आती है वो इस वजह से है कि अवाम में तासुर इस कानून का अलग है, लेकिन हकीकत में आप मुख्तार माई केस देख लें, आप मलिक वो जो रहीम यार खान से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स थे, दहशतगर्द थे, उनका केस देख लें मलिक के साथ। ये केस जो हैं वो दहशतगर्दी की अदालत से में जाने की वजह से ख़राब हुए। मजलूम इंसाफ नहीं पाता और जो मुजरम होते हैं वो बच जाते हैं। ये निज़ाम दहशतगर्दी की अदालतों का ये हमारे आम तो आपका कहना, ताकि लोगों को, आम लोगों को भी आपकी बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि ज़्यादा आसान होता है, आप हल्के फुल्के शवायद भी सामने ले आएं तो वो एक्सेप्टेबल होता है, मगर आगे जब आप हायर कोर्ट में जाते हैं तो वो जो नतीजा होता है या जो फैसला होता है वो ओवरटर्न हो जाता है। यही आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, वो आप साबित नहीं कर पाते आगे जाके। बिल्कुल, वो साबित नहीं कर पाते और ये प्रोसिक्यूशन जो है उसको लेवरेज मिल जाता है। अच्छा, तो आपका ये ख्याल है कि इनको आम अदालतों में इन केसेस को चलना चाहिए क्रिमिनल केस के तौर पर। ये जरूर है, ये कहा जा सकता है कि ऐसे वाकयात से खौफ व हिरास फैलता है, लेकिन ये दहशतगर्दी का केस नहीं है, ये सुसाइड बॉम्बिंग नहीं है, ये एक जुर्म है जिसको आम अदालत में चलना चाहिए। जी स्वरूप, आप एक वकील भी हैं, हमने देखा कि माजी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई, नतीजे में पार्लियामेंटेरियंस को ये कहा गया कि आप एक ऐसी कानून साजी करें कि जो लोग झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं तौहीन रसालत, तौहीन दीन के, उनके ऊपर भी एक कड़ी सज़ा मुकर्रर की जाए। आपको लगता है कि अगर एक कड़ी सज़ा मुकर्रर की जाए तो क्या ये जो मामलात हैं जहाँ पे लोग अक्सर झूठे इल्ज़ामात लगा देते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर लोगों को हरासा, उन मामलात और उन वाक़यात के अंदर कमी आ जाएगी? देखिए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट जिसका हवाला दे रही है उसमें तो ये कहा गया कि वही सज़ा दी जाए जो कि उस जो जुर्म की है, और असल में पाकिस्तान के कानून में वो झूठा इल्ज़ाम लगाने की सज़ा तो ऑलरेडी मौजूद है, उसको इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। लेकिन ये कहना कि जो इल्ज़ाम लगाए, देखिए जो इल्ज़ामात हैं हम चाहते हैं ये माशरे में कम होना के बढ़ें, ये शिद्दत पसंदी, और उसके लिए साहब ने भी फरमाया कि रूल ऑफ लॉ को आप जो कवानीन आपके पास कम अज़ कम हैं आप उनको इन्फोर्स करें, बजाय कि आप समझें कि शायद ये कुछ सिर्फ लेजिस्लेशन का मसला है। आप अपनी प्रोसिक्यूशन, अपने जजेस, अपनी पुलिस, आप इनको सेंसिटाइज करें, इनको ये इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप जो है ये आपकी रियासत के बयानिए में आए, तो कानून का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये खाली ये कहना कि उस पर भी तौहीन मजहब का इल्जाम लग जाए और या सजा दे दी जाए, मेरा ख्याल है कि ये वो भी तो साबित करना पड़ेगा, करनी है, इन्हीं लोगों ने मुकदमे लड़ने हैं, इन्हीं लोगों ने सजाएं देनी है। तफ्तीशी अदारे ही सही नहीं हो रहे तो फिर इनकी माइंडसेट नहीं बदलेगा तो खाली ये कवानीन से तो ये मामला हल नहीं होगा। ठीक है, और ये जो हमने यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू जाके कमिट कर देते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाते हैं कि जी हम कम अज़ कम अक़लियतों के हवाले से एक नरम गोशा रखते हैं या उनके ऊपर परसिक्यूशन नहीं करना चाहते, उसके ऊपर हम पूरे क्यों नहीं उतर पा रहे और उसका नतीजा क्या होगा पाकिस्तान के ऊपर? उस पर हम पूरे तो इसलिए नहीं उतर रहे, हम वो नीयत नहीं है। हम खास तौर पे जो कमिटमेंट्स करते भी हैं, जो इस बार भी यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू में हमने कमिटमेंट्स की, हमने सिर्फ वेग कमिटमेंट्स की, हमने कोई ऐसी सब्सटैंटिव के फलाह कानून को हम तरमीम करेंगे, फलाह में बेहतरी लाएंगे, वो नहीं की। और उसका नतीजा ये होता है कि देखिए पाकिस्तान जो है इस वक्त वो चाहता है कि कुछ GSP प्लस वगैरह कुछ और चीज़ें, वो तो एक EU का मामला है, लेकिन यहाँ पे तो ये मामला है कि हम दुनिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि हम एक जदीद जमहूरी रियासत हैं और हमारे दीगर जो मामलात हैं, दीगर जो मुकदमात हैं
पूरी दुनिया में, वो उस पे हमारी क्रेडिबिलिटी कि हम कम्युनिटी ऑफ नेशंस में एज अ राइट्स रिस्पेक्टिंग कंट्री रहना चाहते हैं, वो इफेक्ट होती है जब ये पता लगता है। ये खासतौर पे बार बार ये सुबकी होती है, हमें जाके कोई बहाने बनाने पड़ते हैं और बात वी हैव टू डू दिस बिकॉज ये एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, हमने रेटिफाई की हुई हैं चीज़ें, और मोर इम्पोर्टेंटली हमें ये करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के तमाम शहरियों का हक है कि वो एक बराबरी की शरीयत रखें। आपसे जानना चाहूंगी पीटर, आखिरी सवाल आपसे कि आप एक समाजी कारकुन हैं, ये बताइए कि ये इलेक्शन का साल है, फिल फॉर ये हुकूमत कुछ कर सकती है ताकि जो अक़लियतों के मसाइल हैं उनके खिलाफ जो तशद्दुद होता है उन वाक़यात में कमी आए? जिस तरह के स्वरूप ने और आपने कहा कि जी इम्प्लीमेंटेशन लॉज की होनी चाहिए और जो तफ्तीशी इदारे उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसके अलावा आप समझते हैं कि कुछ कानून हल हो जाएंगे? बेशक, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो पहला फ़िक्रा मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, शमा शहजाद के अंधोनाक वाक़े से जो हम सीख सकते थे, एक तो ये है कि उन ज़िम्मेदार अफराद को सज़ा दी जाए, लेकिन उससे अलावा कि हम अपने समाज को, अपने मुल्क को ऐसे शर्मनाक वाक़यात से बचाने का जो काम कर सकते थे वो नहीं किया। और उसके बाद भी वाक़यात हुए, मिशाल खान का केस इसके बाद आया, पतरस का केस उसके बाद में आया है, साजिद का केस उसके बाद में आया, एक हिंदू कम्युनिटी का आदमी था जिसके खिलाफ ये केस बाद में आया, और फिर एक बच्चा जो है उसके अंदर जान हार गया। तो प्रिवेंशन के लिए कोई कानून साजी नहीं है? आप ये कानून जो बनाए गए हैं वो तो कमज़ोर हैं, जैसे सरूप साहब ने कहा, लेकिन उसके अलावा वो जो इंक्वायरी कमीशन ने जो 10 रिकमेंडेशंस दी हैं उस पर